हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 50 और यूपीएससी जीएस2 इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल्स, तो उसमें कैसे प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, कि वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्या उसके लिए उस बिल के लिए प्रेसिडेंट असेंट ज़रूरी है, व्हाट विल हैपन इफ़ राज्यसभा रिजेक्ट्स इट, और अगर कोई डेडलॉक का सिनेरियो आता है तो कैसे उस बिल के लिए अगर जॉइंट सेशन एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, और अगर वो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर एंड सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, कैसे वो कितना यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बेसिकली स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक जो होता है, अगर लोकसभा आपका पास करता है फॉर एग्जांपल कोई बिल और राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में डेडलॉक होता है कि बिल आपका प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचा और ना ही वो एक्ट बना, बट वो बीच में रुक गया है। ठीक है, द बिल इज स्टक इन अ हंग स्टेट। सो उसके बेसिस पे आपका डेडलॉक के क्या सिनेरियोज होते हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशंस होते हैं जिसको कॉल प्रेसिडेंट करते हैं, और वो उसका जो सेशन को जो प्रिसाइड करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो वो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। बेसिकली आपके अंडर आर्टिकल 110 एंड 117, 110 इज योर मनी बिल, ठीक है, एंड 117 इज योर फाइनेंस बिल। इसको डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा इंट्रोडक्शन, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ये बेसिक फाउंडेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो बेसिक जो पॉइंट है दैट इज़ योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इस पार्लियामेंट ओवरव्यू करता है इसको पूरा। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिकॉज ये मनी बिल का ही पार्ट रहेगा। देन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं आपके, वो आपके टेक केयर करते हैं आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सो दैट मनी बिल का जो फ्लो है या क्या मनी बिल का एज अ कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। और तीसरा आपका रहता है जो प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, दैट इज़ योर कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में बजट स्टार्ट करेंगे तो बजट इज़ अ वेरी हैवी टॉपिक, उसमें अच्छे खासे लेक्चर्स जाएंगे एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर बिगिनिंग प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट। आप में से कई लोग वीडियोस देख रहे हैं बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, so please a humble request, please subscribe it to, ठीक है, तो give us some support. Okay, let's start. So first concept is your deadlock in parliament। ठीक है, देखो वर्ड से पता लग रहा है कि डेडलॉक का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो डेडलॉक बेसिकली आपका ये रहता है कि दो हाउसेस के बीच में अगर किसी बिल को पास करने से रिलेटेड कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका डेडलॉक की कंडीशन होती है। ठीक है, और उस डेडलॉक की कंडीशन जो होती है वो 3 रीजन से होती है, बेसिकली 3 रीजन्स ऑफ डेडलॉक। ठीक है, नंबर 1 इज योर ऑब्वियसली व्हेन वन हाउस पासेस द बिल एंड अनदर हाउसेस रिजेक्ट्स द बिल। ठीक है, वन हाउस passes the bill and अदर हाउस रिजेक्ट्स इट। ठीक है, जैसे लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस के अंदर आपका डेडलॉक राइज हो सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या रहती है, सेकंड हाउस जो सेकेंडरी हाउस है, जैसे लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, 6 महीने से वो बिल वहाँ पे है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उस पर ना एक्सेप्टेंस आए, ना रिजेक्शन आए, ना उस पर कोई सजेशंस आए राज्यसभा की साइड से, वो वहाँ पे बस एक आइडियल बिल की तरह रुका हुआ है। सो इस कंडीशन के अंदर भी डेडलॉक आती है। तो इसमें क्या रहता है कि व्हेन सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 months। ठीक है,
तो उस केस के अंदर भी आपका डेडलॉक आ सकता है। और तीसरा कंडीशन है आपका जो सेकेंड हाउस के जो सजेशंस होते हैं, जो अमेंडमेंट्स उसने प्रपोज करके जो फर्स्ट हाउस है या जो प्राइमरी हाउस है उसको भेजे होते हैं, बट प्राइमरी हाउस को वो सजेशंस और वो चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी व्हेन सेकेंड हाउस सजेस्ट चेंजेस / amendments which is not acceptable टू फर्स्ट हाउस, ठीक है। देखो फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस से कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस कुड बी और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सो ये आपकी कुछ कंडीशंस है जिसमें आपका डेडलॉक रेज हो सकता है, तो इसको लिख लो। डेडलॉक थोड़ा डेफिनेशन नोट्स वगैरह के हिसाब से लिख लो। डेडलॉक ओवर अ पैसेज, डेडलॉक ओवर पासिंग अ बिल is assumed between the two houses when disagreement is there and full stop, and the deadlock can happen over the following 3 conditions, ठीक है। ये आपकी पहली है, दूसरी और तीसरी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज ऑब्वियसली when one house passes the bill but the other house rejects the bill. सेकेंड कंडीशन है आपका when the second house does not take any action on the bill for 6 months after having received the bill from the originating house. And third is your when the second house suggests some amendments which are not acceptable to the originating house, ठीक है। तो ये तो आपका डेडलॉक है। अब इस डेडलॉक को रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक कैसे अचीव होगा, ये होगा जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाएगा। President calls for joint parliamentary session, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में आपका क्या रहता है, लोकसभा एंड राज्यसभा पूरा एक हाउस टुगेदर दे सिट एंड इवेंचुअली उस पर फिर वोटिंग होती है। वोटिंग का जो मतलब एक्सेप्टेंस है वो सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे कंक्लूड हो जाता है। अगर कोई बिल डेडलॉक में है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाता है और उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे अगर वो अप्रूव होता है तो वो बिल आगे पास ऑन हो जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड ओवर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है। लिख लो इसको। इन केस ऑफ डेडलॉक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टू रिजॉल्व द डेडलॉक एंड द डेडलॉक इज रिजॉल्व इन जॉइंट सिटिंग थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। जॉइंट सिटिंग के बाद आपके सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी अ बिल कैन बी पास्ड, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डेडलॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर मनी बिल, ठीक है। ठीक है, मनी बिल से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके अंदर हम जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ना, मतलब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपका एक बजट सेशन होता है, देन यू हैव मॉनसून एंड यू हैव विंटर, ठीक है। ये आपके पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है जो हमने पहले भी डिस्कस करा था अंडर आर्टिकल 85, किसी भी दो पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आइडियली एक कैलेंडर ईयर में आपके 3 सेशंस ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ फैक्चुअल बेसिस है, बिकॉज आपके जो सेशंस होते हैं, कई बार हमने सुना होगा कि भाई मानसून सत्र शुरू होने वाला है,
या बजट सत्र शुरू होने वाला है, विंटर सेशन शुरू होने वाला है, तो वो आपके पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं और इन बिटवीन इनकी लीव्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करके आपके आइडियली 3 सेशंस होते हैं और पार्लियामेंट का जो सेशन होता है दैट इज़ योर अंडर आर्टिकल 85 और उसमें बस इतना रूल है, मतलब उसमें ये रूल नहीं है कि आपके एक कैलेंडर ईयर में 3 पार्लियामेंट के सेशन होने चाहिए। अंडर आर्टिकल 85 इट इज़ ओनली मैंशन कि भाई 2 पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में जो आइडियल टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आइडियली जो कन्वेंशन है उसके बेसिस पे हमारे 3 ही होते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको, अंडर आर्टिकल 85 पार्लियामेंट शुड मीट इन अ वे दैट बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशंस गैप शुड नॉट बी मोर देन ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ऑल्सो इसके अलावा, इन 3 के अलावा दिस इज वन कॉल्ड स्पेशल सेशन, ठीक है। स्पेशल सेशन आपका प्रेसिडेंट बुला सकता है, प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर स्पेशल सेशन, ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कोई ऐसा बिल है जो कि बहुत अर्जेंट है या उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है और अगर वो किसी भी 2 सेशंस के बीच में लेट्स से छुट्टी चल रही है तो उसके बेसिस पे हम डिले नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट कैन इवेंचुअली कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन, ठीक है। और वहाँ पे उस सत्र के अंदर आपके जो भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस होने या कंक्लूजन होने दैट कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। तो ऐसा थंब रूल नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल सेशन भी बुला सकती है थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है। So this was a small brief about parliament session, ठीक है। Now money bill, that is your under article 1110, ठीक है। अब देखो मनी बिल होता क्या है फंडामेंटली, ये सिर्फ और सिर्फ मनी बिल एक्सक्लूसिवली डील्स विथ मनी मैटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसके अंदर आपका इनकम हो गया, ठीक है, देश की इनकम हो गया या डेट हो गया, ठीक है, या क्रेडिट हो गया, जहाँ पे भी इंडिया के पैसे की बात होगी, अगर कोई भी ऐसा बिल है जो टैक्सेस को साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, या आपके बोरोइंग्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेने वाली है उसके रूल्स के संग कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें कुछ चेंजेस अगर प्रपोज हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अगर एज अ बिल ही पार्लियामेंट में आएंगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मनी बिल। बट ऑब्वियस है कि वो मनी बिल आपका प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर आता है और उसको लोकसभा के मतलब लोकसभा स्पीकर जो है वो अप्रूव करता है कि वेदर दैट बिल विल बी ट्रीटेड एज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी। अभी मनी बिल के अंदर टोटल प्रोविजंस आपके 7 है, टोटल 7 प्रोविजंस आर देयर, सब पार्ट्स अगर कहना चाहो, ठीक है। तो पहले मनी बिल का लिख लो एक डेफिनेशन, मनी बिल इज द वन दैट डील्स एक्सक्लूसिवली विथ वन और मोर मनी मैटर्स एज मैंशनड अंडर आर्टिकल 1110, ठीक है। अब इसके जो टोटल सब प्रोविजंस हैं इसके अंदर 110A में आपका टैक्सेशन आता है पूरा, अबॉलिशन, इम्पोजिशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस में आपका डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। 110B के अंदर आपका क्या रहता है कि जो भी बोरोइंग्स और जो गारंटी दिया जाता है या लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उस रूल में कुछ चेंज है तो वो आपका मनी बिल की तरह ही कंसिडर करा जाएगा, बोरोइंग और गारंटी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज योर 1110 सब पार्ट बी। देन 1110 सब पार्ट सी इज योर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड है, ठीक है। और उसके उस फंड में जो अगर ट्रांसफ़र और बोरोइंग मनी फ्रॉम दैट फंड, ऑल ऑफ इट इज़ कंसिडर अंडर 1110 प्रोविजन सी, ठीक है। सो इसके अंदर आपका कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया
और बोरोइंग और ट्रांसफ़र, पैसा अगर इधर उधर हो रहा है इस फंड से, तो अगर उस रूल में कोई भी चेंजेस प्रपोज किए जाएंगे तो वो इस सब पार्ट ऑफ दिस 1110 आर्टिकल के थ्रू करे जा सकते हैं। बोरोइंग और ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम फंड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 1110_D, मतलब नॉट अंडरस्कोर, आर्टिकल 110 प्रोविजन डी, कंसोलिडेटेड फंड से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब रहता है? अप्रोप्रिएशन यूज़ लिख सकते हो या फिर ऑफिशियल यूज़, ठीक है। सो अप्रोप्रिएशन ऑफिशियल यूज़ ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 110 प्रोविजन डी। देन ई के अंदर क्या रहता है? जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि आपके एक्सपेंडिचर्स चार्ज होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, दैट इज ट्रीटेड अंडर योर आर्टिकल 110 ई, डिक्लेयरिंग एन एक्सपेंडिचर। जैसे अगर कोविड के टाइम पे मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आस गई थी, और जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए थे वो अगर चार्ज करने, तो वो आप 110 ई के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो डिक्लेयरिंग एन एक्सपेंडिचर एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। 110 एफ में क्या है? रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर कोई रिसिप्ट है कहीं से, जैसे आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से कोई अमाउंट लिया, ठीक है, या फिर अगर आपने किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट पे पैसे दिए थे तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई चेंज है तो वो आर्टिकल 110 एफ में रिसीव्ड होगा। सो विच डील्स विद रिसीविंग ऑफ ठीक है, रिसीविंग ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द लास्ट प्रोविजन इज योर 110 जी, ठीक है। इट डील्स विथ एनीथिंग विच इज, मतलब कुछ भी मिक्स एंड बैग होता है, इन जितने भी ऊपर के आर्टिकल्स डिस्कस हुए, इफ एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल ऑन अबव कैटेगरीज इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल 110 जी, ठीक है। तो लिख लो, एनीथिंग विच इज इncidental ऑन अबव कैटेगरीज, ठीक है। वैसे फाइनेंस मनी बिल के बारे में हम आगे भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बट अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो ये कुछ आर्टिकल्स और उसके सब पार्ट्स जानने ज़रूरी हैं, ठीक है। सो अभी क्या है कि पार्लियामेंट आपका पूरा कंसोलिडेटेड फंड को देखती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास जो स्पेसिफिक रहता है दैट इज योर कंटिंजेंसी, ठीक है। तो ये कुछ बाइफिकेशंस हैं आपके अलग अलग फंड्स के, ये पता होना चाहिए कौन किसको ओवरव्यू करता है, ठीक है। सो अभी के लिए मनी बिल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट जब बजट के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में डिस्कशन होगा।
ठीक है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंस बिल, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस बिल. तो इसमें क्या रहता है, बनी बिल का एक एस्पेक्ट होगा इस बिल के अंदर, बट प्राइमरीली जो रीज़न है या जो स्पेसिफिक कंटेंट है उस बिल का वो नॉन मॉनेटरी होगा, तो ही आपका वो बिल फाइनेंस बिल कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट with some part which involves money. ठीक है. प्राइमरी जो एस्पेक्ट है वो नॉन मॉनेटरी है, तो और उसमें कुछ पूरे बिल में छोटा सा जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत मनी मॉनेटरी या मनी से रिलेटेड है, तो उसको आप फाइनेंस बिल बोलेंगे. ठीक है. लिख लो इसको. अब इसके अंदर भी फाइनेंस बिल वैसे पार्ट ए पार्ट बी आता है, बता देता हूँ. फाइनेंस बिल पार्ट ए एंड यू हैव पार्ट बी. ठीक है. तो ये हमने जो पढ़ा कि नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है उसके साथ अगर कोई मॉनेटरी प्रोविजंस हैं उसके, तो वो आपका फाइनेंस बिल रहता है. ठीक है. अब ये जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है छोटा सा, अगर जो ये एक आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये पार्ट ए कहलाएगा. और अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट है बट वो आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं है, विच इज़ योर मनी बिल, तो वो आपका पार्ट बी कहलाएगा. ठीक है. तो लिख लो इसको. इफ़ प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ बिल इज़ नॉन मॉनेटरी एंड सम पार्ट ऑफ इट इन्वॉल्व्स मनी, देन दैट बिल इज़ कॉल्ड फाइनेंस बिल, which is further divided into category A and B. Category A deals with the money part which is related to article 1110. ठीक है. If the money part is not related with article 1110, then that finance bill is taken into or is considered as of finance bill category B. ठीक है. So ये आपका finance bill कैटेगरी बी, दिस इज़ योर कैटेगरी ए. ठीक है. और आपका ये फाइनेंस बिल जो है दैट इज़ योर अंडर आर्टिकल 117. ठीक है. तो मनी बिल आपका 110 है और फाइनेंस बिल आपका 117. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. ठीक है. नेक्स्ट में विल स्टार्ट विथ बजट, इंट्रोडक्शन टू बजट. ठीक है. क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लेगा, क्योंकि डिटेल में समझेंगे पूरा. आपका बजट बिल हो गया, देन विल डिस्कस AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. AFS दैट इज़ योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. ये डिस्कस करेंगे हम. वोट ऑन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस हाउ द फ्लो ऑफ बजट हैपन्स. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. ठीक है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट. ठीक है. कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.